हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में। तो वीडियो का प्राइस ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 2 है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट नंबर 2.3 रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रेड का सब पॉइंट है टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड है क्या। द डेफिनेशन ऑफ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ द प्राइस ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ द अदर। तो जो डेफिनेशन होता है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का, वो होता है कोई भी एक गुड का जो प्राइस है वो दूसरे के टर्म्स में क्या होगा। मीन्स कोई भी अगर एक गुड का प्राइस डिसाइड करना है तो वो दूसरे के टर्म्स में डिसाइड किया जाता है। इन ऑटार्की द होम कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज 3/5 यूनिट ऑफ व्हीट फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। तो अगर देखा जाए तो होम कंट्री में क्या था कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था वहाँ का वो 3/5 यूनिट था व्हीट के लिए, लेकिन 1 यूनिट क्लोथ के बदले में। मीन्स यहाँ पे क्या था, 3/5 यूनिट ऑफ व्हीट था 1 यूनिट ऑफ क्लोथ के बराबर। वेयर एज द फॉरेन कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज 1/4 यूनिट ऑफ व्हीट फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। उसी तरह से फॉरेन कंट्री में टर्म्स ऑफ ट्रेड 1/4 यूनिट था व्हीट का, जो कि 1 यूनिट क्लोथ के बराबर है। As we have just argued that the equilibrium terms of trade in the world market will be somewhere between 1/4 and 3/5, and we have assumed that it is 2/5. तो हम लोग ये ऑलरेडी आर्ग्यूड कर चुके हैं अभी कि जो इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, वो कहीं ना कहीं 1/4 और 3/5 के बीच में होगा, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी 2/5 एज्यूम कर चुके हैं। ये आप हमारे पिछले वीडियो में देखिएगा, ये जो टॉपिक है फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, आप वहाँ वो वाला टॉपिक का वीडियो देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड द टर्म ऑफ ट्रेड इज़ द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्टेड गुड। तो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो टर्म्स ऑफ गुड है, ट्रेड है वो एक्सपोर्टेड गुड्स का, उसका जो प्राइस होता है वो इम्पोर्टेड गुड्स के टर्म के हिसाब से होगा। मीन्स कितना यूनिट एक्सपोर्ट का जो गुड होता है, एक्सपोर्टर का जो गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है वो कितना यूनिट बराबर होगा इम्पोर्टेड गुड्स के। सिंस द होम कंट्री इज़ द एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, इट्स टर्म ऑफ ट्रेड इज़ 2/5 यूनिट ऑफ व्हीट फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। तो जो होम कंट्री है वो व्हीट का एक्सपोर्टर है, तो उसके हिसाब से देखो तो क्या होता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो 2/5 यूनिट होता है व्हीट के, जो कि 1 यूनिट क्लोथ के बराबर होता है। बट फॉर द फॉरेन कंट्री विच is a cloth exporter, the terms of trade is just the reciprocal of the home country's terms of trade, that is 5/2 unit of cloth for 1 unit of wheat। पर क्या होता है, जो फॉरेन कंट्री होता है जो कि क्लोथ का एक्सपोर्टर होता है, तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, होम कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड के जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे देखिए 2/5 यूनिट था व्हीट का 1 यूनिट क्लोथ के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 यूनिट ऑफ क्लोथ 1 यूनिट व्हीट के बराबर। International trade will not only change the autarky terms of trade of the two countries and bring them together at a common level, it will also change the relative wage rate। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ना सिर्फ ऑटार्की टर्म्स ऑफ ट्रेड को बदलता है कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में, पर साथ ही साथ क्या करता है, वो दोनों को साथ में लेकर के आ जाता है कॉमन लेवल पे। और साथ ही साथ ये क्या करता है, वो जो रिलेटिव वेज रेट होता है उसको भी ये चेंज कर देता है। द रेशियो बिटवीन द होम कंट्रीज़ वेज रेट एंड फॉरेन कंट्रीज़ वेज रेट इज़ नोन एज द फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो जो रेशियो होता है होम कंट्री का वेज रेट और फॉरेन कंट्री का वेज रेट, उसको फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड बोला जाता है। द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वन कंट्रीज़ लेबर दैट विल एक्सचेंज फॉर 1 आवर ऑफ द अदर कंट्रीज़ लेबर। तो क्या होता है, जो फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो क्या होता है, वो एक होता है कि जो नंबर ऑफ़ आवर्स जो एक कंट्री का लेबर लगाता है उसको एक्सचेंज करना कोई दूसरा कंट्री का लेबर का 1 आवर को। बट वन हैज़ टू बी केयरफुल इन इंटरप्रेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो एक इस कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ता है। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ लेबर बिटवीन द टू कंट्रीज़, देयर इज़ ओनली एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लेबर का यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज होता है। बट गुड्स एम्बॉडी लेबर आर स्पेंट इन द प्रोडक्शन, दस ट्रेड डिटरमाइंस फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड डायरेक्टली। तो क्या होता है कि जो गुड्स है वो एम्बॉडी करता है लेबर का, जो आवर लेबर जो अपना टाइम स्पेंड करता है, आवर स्पेंड करता है प्रोडक्शन के लिए। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जो ट्रेड है वो ये डिटरमाइन करता है, जो फैक्टर टर्म्स होता है ट्रेड का वो इनडायरेक्टली उसको डिटरमाइन करता है।
We have just seen in the above that the commodity terms of trade will lie between 3/5 and 1/4. Can we find such limit for the factorial terms of trade? The answer is yes, and the limit for the factorial term of trade is 1/3 and 4/5. तो हम लोग ये ऊपर अभी जस्ट पढ़े, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो 3/5 और 1/4 के बीच में ही होगा। तो क्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि जो फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा, उसका क्या लिमिट है? तो आपका जवाब हाँ होगा। वो कैसे होगा? देखिए, जो लिमिट होता है फैक्टोरियल टर्म्स का ट्रेड का, वो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और 4/5, यानी कि जस्ट ऊपर वाला जो होता है, या डिनोमिनेटर बोलिए न्यूमरेटर बोलिए, कुछ भी बोलिए आप लोग, वो दोनों को खाली एक्सचेंज यहाँ पे किया जा रहा है, बाकी सब सेम है। जैसे 3/5 और 1/4 है तो 1/3 और 5/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। मीन्स देखिए, जो 1/4 है वो 1 और 4 तो ऊपर में ही रहेगा, बाकी जो 3/5 है, जो ग्रेटर वैल्यू है, वो नीचे आ जाएगा। दिस टू प्रूव दिस लेट अस अज्यूम दैट WH and WF are the respectively the wage rate in the home and foreign country measures either in terms of wheat or in terms of cloth। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो WH और WF है वो क्या हो जाएगा? वेज रेट हो जाएगा होम और फॉरेन कंट्री का, जो कि वीट या क्लोथ के टर्म्स में मेजर किया जाएगा। आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं, या तो वीट लीजिए या तो क्लोथ लीजिए। इन द फॉरेन कंट्री विच हैज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन क्लोथ, द एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लोथ मस्ट बी लेस दैन द होम कंट्रीज एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लोथ। तो फॉरेन कंट्री में देखा जाए, जहाँ का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है क्लोथ का, वो होता है जो एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लोथ होता है वो ज़्यादा होता है होम कंट्री के जो एवरेज कॉस्ट ऑफ क्लोथ है उसके कंपैरिजन में। तो आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इसके पहले का जो मेरा वीडियोस है इस टॉपिक पे, इस चैप्टर का, इस यूनिट का, आप लोग पहले जाकर के वो वीडियोस देखिए, तब आपको ये वाला बात समझ में आएगी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आखिर होता क्या है और किस तरह से होम कंट्री का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो कॉस्ट जो है क्लोथ का वो एवरेज है, कम है, किस तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया। आपको पहले वो सारे पॉइंट्स क्लियर होने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो पाएंगे। दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द होम फर्म डू नॉट प्रोड्यूस क्लोथ। तो इसलिए होता है क्योंकि मतलब इसके कारण क्या हो जाता है कि जो होम कंट्री होता है वो क्लोथ प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए फॉरेन कंट्री का जो है वो कॉम्परेटिव एडवांटेज होता है क्लोथ में, जबकि होम कंट्री का क्लोथ में नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो होम कंट्री होता है वो क्लोथ नहीं प्रोड्यूस करता है। सिंस दिस एवरेज कॉस्ट इज़ WF इन द फॉरेन कंट्री एंड 3WH इन द होम कंट्री, then WF is less than 3WH or WH/WF is greater than 1/3. Remember that 1 and 3 are respectively the number of hours of labor required to produce 1 unit of cloth in foreign and home country। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो एवरेज कॉस्ट है जो WF है फॉरेन कंट्री का हो गया, और जो 3WH हो गया वो होम कंट्री का हो गया। जहाँ पे क्या होता है कि जो WF है वो छोटा हो जाएगा 3WH से, या तो फिर WH/WF करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा 1/3 से। पर आपको ये बात याद रखना कि जो 1 और 3 है, यहाँ पे 1/3 का जो 1 और 3 है वो नंबर ऑफ़ आवर्स है जो कि लेबर का रिक्वायरमेंट होता है कि वो 1 यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर सके फॉरेन और होम कंट्री में। मतलब जितना टाइम लेबर को लगता है फॉरेन और होम कंट्री में 1 यूनिट क्लोथ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो ये टाइम दिया हुआ है, आवर्स में टाइम दिया हुआ है। सिंस 4 and 5 hours ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड to produce 1 unit of wheat in the foreign and home country respectively, and since the home average cost of wheat must be less than the foreign average cost, we must have 5WH less than 4WF or WH/WF लेस देन 4/5 सॉरी। तो क्या होता है कि जो 4 और 5 आवर्स है वो लेबर के द्वारा लिया जाता है 1 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए फॉरेन और होम कंट्री में। पर क्या होता है कि जो होम का जो एवरेज कॉस्ट होता है व्हीट का वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है फॉरेन एवरेज कॉस्ट से। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर हम लोग माने तो जो 5WH होता है यहाँ पे वो 4WF से छोटा हो जाएगा, या तो फिर जो WH/WF करेंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा 4/5 से। दिस वॉज दैट द फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विल लाई बिटवीन 1/3 एंड 4/5। तो इससे पता चलता है कि जो फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो 1/3 और 4/5 के बीच में ही लाई करेगा। दिस नंबर कैन बी लोकेटेड इन द टेबल
above giving labor productivities, where 1/3 is simply the ratio of labor productivities in the two countries in cloth production and 4/5 is the ratio of labor productivities in the two countries in wheat production. तो इससे पता चलता है कि जो फैक्टोरियल होता है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड का, वो 1/3 और 4/5 के बीच में ही लाइक करेगा. और ये जो नंबर है वो इजीली लोकेट कर सकता है जो टेबल दिया हुआ था ऊपर में लेबर प्रोडक्टिविटीज़ का, वहाँ पे जहाँ पे 1/3 जो है वो सिंपली बताता है लेबर प्रोडक्टिविटीज़ का रेशियो को दो कंट्रीज़ में क्लोथ का प्रोडक्शन को, और जो 4/5 है वो रेशियो बताता है लेबर प्रोडक्टिविटीज़ का दोनों कंट्री में वीट का प्रोडक्शन को. यहाँ पे देखिए ये जो टेबल दिया हुआ है लेबर प्रोडक्टिविटीज़ का क्लोथ वीट, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, और यहाँ पे होम और फॉरेन कंट्री का दिया हुआ है, जैसे 1/3, 1/5 और 4. तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी. इसी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. लेकिन एक बार ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक को देखने के पहले आपको इसके पहले के जो यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वो सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी, तब जा करके आपको ये बातें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी, अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी. तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वो वाले वीडियो को ज़रूर देखें. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू.